कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारी गाड़ियों तक जवाब अक्सर स्टील ही होता है। और स्टील बनाने के लिए क्या चाहिए? लौह अयस्क। तो आज हम भारत की इसी विशाल लौह अयस्क की दुनिया में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो जमीन के नीचे से शुरू होती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक अकेले दमदार नंबर के साथ 100%। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या है? ये भारत की औद्योगिक ताकत का असली चेहरा है। ये वो प्रतिशत है जो भारत अपनी लौह अयस्क की जरूरत का खुद ही पूरा कर लेता है, मतलब लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर। किसी भी देश की इंडस्ट्री और आर्थिक सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उसे दुनिया में एक अलग ही जगह देती है। तो सवाल ये है कि ये आत्मनिर्भरता आती कहां से है? चलिए भारत की इस लोहे की नींव को और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो उत्पादन है ना, ये पूरे देश में एक जैसा नहीं फैला है। असल में इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ कुछ ही राज्यों से आता है। हम उन्हें 4 टाइटन राज्य भी कह सकते हैं। कोई अंदाजा है कि वो कौन हो सकते हैं? ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। ओडिशा पर नजर डालिए। देश का लगभग आधा, जी हां, 50% लौह अयस्क अकेले यहीं से आ रहा है। कमाल है। और इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, जिनमें से हर एक का योगदान बहुत बड़ा है। तो एक पल के लिए इस लीडर पर फोकस करते हैं। उड़ीसा का दबदबा साफ है। क्योंझर और सुंदरगढ़ जैसे जिलों में इतनी बड़ी बड़ी खदानें हैं जो देश की औद्योगिक जरूरतों को लगातार पूरा कर रही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ओडिशा की नहीं है। छत्तीसगढ़ मशहूर है अपने वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी अयस्क के लिए, मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया स्टील बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में भी बहुत बड़े भंडार हैं। और झारखंड तो सबसे पुराने और सबसे जरूरी खनन इलाकों में से एक रहा है, जो सदियों से हमारे स्टील उद्योग को ताकत दे रहा है। पर ये राज्य सिर्फ नक्शे पर अलग अलग जगह नहीं हैं। वे असल में विशाल, एक दूसरे से जुड़ी हुई भूवैज्ञानिक संरचनाओं का हिस्सा हैं, जिन्हें बेल्ट या पेटियां कहते हैं। चलिए इन बिंदुओं को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। इन्हें भारत की लौह धमनियां समझ लीजिए। सबसे पहले है ओडिशा झारखंड बेल्ट, जो हाई ग्रेड हेमेटाइट के लिए जानी जाती है, जो स्टील बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आती है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। यहां मिलता है सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट। ये तो समझो इंडस्ट्री का सोना है। दक्षिण में है बल्लारी चिकमगलुरु बेल्ट, जहां अलग अलग तरह के अयस्क मिलते हैं। और आखिर में महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसके तटीय भंडार निर्यात के लिए बिल्कुल सही जगह पर है। तो हमने बड़ी तस्वीर देख ली है। अब जरा जूम इन करते हैं और उन विशाल खदानों के अंदर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू होता है। ये कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों की एक झलक है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला सिर्फ एक खदान नहीं है, ये एक औद्योगिक अजूबा है। फिर कर्नाटक में कुद्रेमुख, ओडिशा में जोड़ा ईस्ट और महाराष्ट्र में तेजी से उभरता हुआ सुरजागढ़। इनमें से हर एक अपने आप में एक पावर हाउस है, जो हजारों लोगों को रोजगार देता है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। बैलाडीला एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खादानों में से एक है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हाई ग्रेड अयस्क का एक मुख्य स्रोत है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की एक बहुत जरूरी कड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर खत्म नहीं होती। ये खदान ग्लोबल इकोनॉमी से एक सीधा लिंक है, जो भारत को दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक सेंटर से जोड़ती है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। ये कीमती अयस्क छत्तीसगढ़ के इतने अंदरूनी इलाके से निकलकर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचता कैसे है? यह सफर अपने आप में कमाल का है। ये आज की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अयस्क को बैलाडीला की खदानों से ट्रेनों के जरिए सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह तक लाया जाता है और वहां से बड़े बड़े जहाज इसे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख औद्योगिक देशों तक ले जाते हैं, जहां ये कारों, जहाज़ों और गगनचुंबी इमारतों में बदल जाता है। तो एक खदान से लेकर एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनने तक का पूरा सफर हमने देख लिया। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। हमने वाकई एक शानदार सफर तय किया है। 100% आत्मनिर्भरता के एक दमदार आंकड़े से शुरू करके हमने 4 टाइटन राज्यों को जाना, उनकी लौह धमनियों यानी प्रमुख पेटियों का पता लगाया और सीधे उन सुपर माइंस के दिल में गए जो भारत की औद्योगिक ताकत की असली वजह हैं।
ये सिर्फ खनन नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज जब हम लगभग 100% आत्मनिर्भर हैं और इतना बड़ा प्रोडक्शन सिस्टम हमारे पास है, तो भारत के लौह अयस्क के लिए भविष्य में क्या है? क्या हम दुनिया में अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे? क्या नई टेक्नोलॉजी खनन का तरीका बदल देगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत का लोहे का भविष्य दुनिया के भविष्य को भी आकार देगा।